तो आज हम बात करेंगे CSIR नेट दिसंबर एंड जून 2017 के सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री से रिलेटेड PYQs की। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, पोलोनियम इज द ओनली मेटल नोन टू एग्जिस्ट इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस फॉर्म. The density of polonium at 0 degree Celsius is measured to be 10 gram per centimeter cube. The atomic radius of polonium would then be, assume the mass of polonium atom is around 2.7 into 10 raised to power minus 22 gram. तो हमें पोलोनियम की 0 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी दी हुई है एंड उसका मास दिया हुआ है और हमें निकालना है एटॉमिक रेडियस ऑफ द पोलोनियम. ओके, तो हम जानते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम. अब जो मास जो m है वो हमें दिया हुआ है, मास ऑफ द पोलोनियम एटम दिया हुआ है, तो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ वॉल्यूम चाहिए. अगर वॉल्यूम मिल जाए, डेंसिटी हमें दी हुई है, मास हमें दिया हुआ है, तो हमें वॉल्यूम चाहिए. और वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी सिंपल क्यूबिक लैटिस, यहाँ पे दिया हुआ है ना सिंपल क्यूबिक लैटिस, किसी भी सिंपल क्यूबिक लैटिस का जो वॉल्यूम है, ये अगर एक सिंपल क्यूबिक लैटिस है जिसके कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, ओके, तो इसका ये तीनों डायरेक्शन में जो इसका लेंथ है वो a होता है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a इंटू ए, तो वॉल्यूम हो जाएगा a क्यूब. तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, डेंसिटी बराबर मास डिवाइडेड बाय a क्यूब. और हमें क्या निकालना है, द अटोमिक रेडियस ऑफ पोलोनियम. अब अगर हम इसको हार्ड स्पेयर माने तो एक स्पेयर यहाँ होगा, एक स्पेयर यहाँ होगा. ओके, इसको अलग से ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ये एक स्पेयर है, ये एक पोलोनियम एटम है और ये दूसरा पोलोनियम एटम है और ये इसकी रेडियस है r और ये टोटल है a. तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि a जो बराबर है वो 2r है ना. सिंपल क्यूबिक लैटिस में यही तो रिलेशन होता है, a और r के बीच में क्या होता है, a इज इक्वल्स टू 2r. तो a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, अगर a बराबर 2r है तो a क्यूब क्या हो जाएगा, 2r का क्यूब, जो कि क्या होता है 8r क्यूब. r का क्यूब r क्यूब और 2 का क्यूब 8, तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 8r क्यूब. तो यहाँ पे हम रख सकते हैं d बराबर m डिवाइड बाय 8r क्यूब. और हमें r ही तो निकालना है ना, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एटॉमिक रेडियस ऑफ पोलोनियम कितना होगा यही निकालना है. तो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं और r की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं ना. अब इस फॉर्मूला से तो कितना आसान हो गया है क्वेश्चन, सारी वैल्यू दे रखी है, बस r कैलकुलेट करना है. तो डेंसिटी दे रखा है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब बराबर मास दे रखा है 2.7 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 22. यूनिट्स का ध्यान रखना, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, ये ग्राम में है, डिवाइड बाय 8r क्यूब. तो यहाँ से ग्राम तो कैंसिल हो जाएगा और r की जो वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगी. और ऑप्शंस में हमें एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, तो हम उसको सेंटीमीटर क्यूब को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लेंगे. ओके, तो यहाँ से r क्यूब को इधर ले आते हैं और बाकी सब चीज़ों को उधर भेज देते हैं. तो r क्यूब बराबर हो जाएगा 2.7 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 22 डिवाइड बाय 8 इंटू 10. ओके, इसको ऐसे लिख सकते हैं, r क्यूब बराबर 2.7 को ऐसे ही रहने देते हैं और इंटू 10 रेज़्ड टू पावर, ये 10 नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में एक और आ जाएगा, तो ये 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 23 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8. अब इसको हमें r क्यूब को हटाना है ना, तो r निकालना है. तो r बराबर क्या हो जाएगा 2.7 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 23 डिवाइडेड बाय 8 की पावर 1/3 है ना. r क्यूब अगर इतना है तो r क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1/3. अब 2.7 और 8 को ऐसे रखते हैं, यहाँ पे माइनस 23 है, इसका 1/3 हम नहीं कर सकते हैं है ना. तो यहाँ पे एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिसका 1/3 कर सकते हैं. तो 23 के नियर ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसका हम 1/3 कर सकते हैं, 24 है ना. 24/3 कितना होता है 8, तो 24 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हम क्या करते हैं, यहीं ऊपर इसी में एक 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और एक 10 से डिवाइड करते हैं.
तो ये जो डिवाइड में है ये ऊपर जाके कन्वर्ट होके इसको -24 कर देगा, और ये जो 10 है ये 2.7 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2.7 इस 10 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 27 इंटू नीचे 8 ऐसा का ऐसा, और ये 10 जो है ये ऊपर जाके नेगेटिव में हो जाएगा, तो 10⁻⁻24। ये सब मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि हमें कैलकुलेटर के बिना हम कैलकुलेट कर पाएँ, क्योंकि अगर हमें एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं दिया हुआ है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कर रही हूँ। अब देखो 27 का 1/3 कितना होता है 3, है ना। 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 27 का 1/3 कितना हो जाएगा 3, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। 8 का 1/3 कितना होता है 2, है ना। अभी अपन ने ऊपर देखा 2 का क्यूब 8 होता है ना, तो इससे ये आ जाएगा। और -24 10⁻⁻24 का 1/3 करेंगे तो 24/3 कितना होता है 8, तो ये 10⁻⁻8 आ जाएगा। तो सारी वैल्यू यहाँ पे सॉल्व हो रही है। तो इनको बस ऐसे ही होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए ही मैंने इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई किया था। तो 27/1/3 तो ऊपर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाय 8 का कितना हो जाएगा 2। अभी ये आया सेंटीमीटर में, है ना। ऊपर आप अगर यूनिट को यूनिट के साथ चल रहे होंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब में था, तो इसीलिए जो फाइनल आंसर आया है वो सेंटीमीटर में आया है। अब एक 10⁻⁻8 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, है ना। ये कन्वर्जन आप जानते होंगे। 10⁻10 मीटर जो है वो 1 एंगस्ट्रॉम होता है, और 10⁻8 सेंटीमीटर जो है वो क्या होता है 1 एंगस्ट्रॉम होता है। ओके, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3/2 कितना होता है 1.5, और 10⁻8 सेंटीमीटर मिलके कितना हो जाएगा एंगस्ट्रॉम। तो हमारा आर कितना आ गया 1.5 एंगस्ट्रॉम। तो मैच करते हैं कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1.5 एंगस्ट्रॉम है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर कैलकुलेटर दिया है तो आप सीधा इसको सिंपली कैलकुलेट कर लो कैलकुलेटर में रख के। जैसे गेट के एग्ज़ाम में भी कैलकुलेटर होता है, तो वहाँ तो आप ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्टली कर लो, इतना सिंप्लीफाई करने में दिमाग नहीं लगाना है। बट अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, जस्ट सिंपल मैथ्स, नॉट रॉकेट साइंस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेपरेशन ऑफ द 1, 2, 3 प्लेन्स ऑफ एन ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल इज 3.12 नैनोमीटर। द सेपरेशन ऑफ 2, 4, 6 एंड 3, 6, 9 प्लेन्स आर रिस्पेक्टिवली। तो हमें दे रखा है सेपरेशन मतलब डी स्पेसिंग, डी दे रखा है। तो डी स्पेसिंग जो है वो 1, 2, 3 प्लेन के लिए दे रखी है हमको 3.12 नैनोमीटर, और हमें पूछा है कि D246 एंड D369 कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो अब डी स्पेसिंग का फॉर्मूला लिखते हैं। डी स्पेसिंग बराबर क्या होती है A/√H² + K² + L²। अब अगर A कांस्टेंट है तो D किस पे डिपेंड करेगा H के L की वैल्यू पे। तो यहाँ पे क्या किया है H के L की वैल्यू ही तो चेंज की है, तो ये इस पे किस तरीके से डिपेंड करेगा यही हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर ये वैल्यू हमको दी रखी है तो हम ये सारी बाकी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत आसान से हो जाएगा। देखते हैं अब इसको। तो पहले D1, 2, 3 कैलकुलेट करते हैं। तो D1, 2, 3 क्या हो जाएगा A/√H के L कितना है 1, 2, 3, तो 1² + 2² + 3² बराबर A/√1 + 4 + 9, तो बराबर A/√1 + 4 + 9 कितना हो जाएगा 14। ओके, तो D1, 2, 3 जो है वो A/√14 है। इसको और आगे करके रख देते हैं, जिसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 3.12 नैनोमीटर। ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। A/√14 की वैल्यू कितनी है 3.12 नैनोमीटर। अब हम बाकी कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पहले कैलकुलेट करना है D246। तो D246 क्या हो जाएगा A/√2² + 4² + 6² A/√2² 4 + 4² 16 + 6² 36 A/। अभी इसका सम कितना आ जाएगा 36 + 4 40 40 + 16 इज 56। अब 56 को हम क्या लिख सकते हैं 14 × 4, है ना। 14 4 कितना होता है 56।
अब इसको हम ऐसे लिख देते हैं a डिवाइड बाय रूट ऑफ 14 एंड रूट ऑफ 4, दोनों पे रूट है, मल्टीप्लाई है बीच में, तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। अब रूट ऑफ 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 एंड 14 ऐसा का ऐसा, और ऊपर क्या है a, तो a डिवाइड बाय 2 रूट 14। अब a रूट 14 की वैल्यू हमें पता है कितनी है 3.12 नैनोमीटर, तो इस a रूट ऑफ 14 की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं 3.12 नैनोमीटर, और डिवाइड में ये जो 2 यहाँ पे था वो ऐसा का ऐसा, तो 3.12 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 1.56 नैनोमीटर, 1.56 नैनोमीटर, यानी कि D246 की वैल्यू जो है वो 1.56 नैनोमीटर आ गई। तो देखते हैं ऑप्शन में कि 246 रिस्पेक्टिवली पूछा है, मतलब फर्स्ट वैल्यू 246 के करस्पॉन्डिंग होगी। तो देखो यहाँ पे 1.56 दे रखा है और बाकी ऑप्शन में 1.56 कहीं नहीं है, तो हमने जो कैलकुलेट किया है उससे हमारा पहला आंसर ही सही आ चुका है। तो अगर आप एक कैलकुलेट कर दिए हो तो एग्ज़ाम में टाइम बचाने के लिए आप दूसरा कैलकुलेट मत करो। अगर चारों ऑप्शन में अलग अलग डिजिट दे रखा है, अलग अलग वैल्यू दे रखी है, तो एक से जो आंसर आया उसको सीधा क्लिक करके आगे बढ़ जाओ। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे भी 1.56 दे रखा होता, मान लो यहाँ पे 1.56 लिखा होता, तो अब आप कंफ्यूज हो जाते कि 1 है या थर्ड है, तो आपको फिर सेकंड भी कैलकुलेट करना पड़ता है ना। अगर मान लो ऐसा होता तो आपको सेकंड भी कैलकुलेट करना होता। तो एग्ज़ाम में अगर ऐसी कंडीशन है तो सेकंड कैलकुलेट करो, नहीं तो मत करो, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। लेकिन यहाँ पे हम सेकंड भी कैलकुलेट करके देखेंगे। ओके, तो अभी हमें कैलकुलेट करना है D369। ओके, D369, तो ये हो जाएगा a डिवाइड बाय रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, तो a डिवाइड बाय रूट ऑफ 3 स्क्वायर 9 प्लस 36 प्लस 81, a डिवाइड बाय, अब 81 प्लस 9 90, 90 प्लस 36 इज 126, एंड 126 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं 14 में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि हमें ये वैल्यू पता है, इसलिए मैं इसको 14 में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो 14 इंटू 9, 14 9 जो है वो 126 होता है। तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं D369 को, a डिवाइड बाय रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 14, एंड रूट ऑफ 9 इज़ 3, रूट ऑफ 14 को ऐसा है। अब इसकी वैल्यू फिर से हम रख देते हैं, क्या है 3.12 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा 1.04 नैनोमीटर। तो देखो हमारा आंसर सही है 1.04 नैनोमीटर, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। ओके, तो एग्ज़ाम में समय बचाने के लिए आपको एक ही कैलकुलेट करना है अगर ऐसी कंडीशन है। तो अगर एक से ज़्यादा ऑप्शंस में मैचिंग फर्स्ट जो आंसर है वो मैच कर रहा है तो आप फिर सेकंड भी कैलकुलेट करें। आई होप आपको कैलकुलेशन समझ आई होगी। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज, if the atoms or ions in the crystal are taken to be hard spheres touching each other in the unit cell, then the fraction of volume occupied in the body center cubic structure is। तो BCC पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो BCC का स्ट्रक्चर बना के समझते हैं। अब BCC में एटम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे, एंड ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को। मेरी ड्राइंग थोड़ी ख़राब हो सकती है बट है ना, क्वेश्चन में लिखा है कि हार्ड स्फीयर टचिंग ईच अदर, तो ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ पे भी टच करता शो नहीं हो रहा है बट यू कैन अंडरस्टैंड, तो मैं सिंपल ऐसे ही ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, एंड BCC में एक बॉडी सेंटर यानी क्यूब के सेंटर में भी एक एटम होता है ना, इसी को BCC स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये हार्ड स्फीयर है, जैसे मैंने ड्रॉ किया इतना छोटा नहीं है, एक दूसरे को टच करते हैं जैसे मैंने पहले बनाया था वैसे हैं। ओके, अभी ये जो है ये A है, यूनिट सेल पैरामीटर। ओके, अभी हमें पूछा है द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इन द बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। अब अगर हमें फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम पूछा है, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ ऑल एटम्स
जितने नंबर ऑफ एटम्स है उनका वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, है ना। फ्रैक्शन निकालना, फ्रैक्शन क्या होता है, दो चीज़ों का डिवीजन, है ना, जो दो चीज़ कितना फ्रैक्शन है इसका इसमें, तो इसी को हम कहते हैं कि उस एक पूरे यूनिट सेल में इन एटम्स का कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, तो इसको रेशियो से निकालते हैं। ओके, तो रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ऑल एटम्स विच आर ऑक्यूपाइंग द यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम। अब यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालना तो बहुत आसान है, अगर ये ए है इस डायरेक्शन में भी ए होगा, इस डायरेक्शन में भी ए होगा, तो यूनिट सेल का वॉल्यूम तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, है ना। तो इसकी वैल्यू तो ए क्यूब हो जाएगी। अब हमें निकालना है कि वॉल्यूम ऑफ ऑल दी एटम्स कितना होगा, तो हम पहले तो जानते हैं कि बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स बीसीसी में कितने होते हैं आप जानते होंगे, इसकी वैल्यू 2 आती है। कैसे आती है बता देती हूँ, कि ये जो कॉर्नर्स पे जो एटम्स हैं कितने, 4 नीचे और 4 ऊपर, 8 एटम्स हैं। ये 8 एटम्स, हर एक एटम्स 8 यूनिट सेल में बटा हुआ है ना, इसकी नेक्स्ट यूनिट सेल में भी होगा, इसका कंट्रीब्यूशन होगा, इससे ऊपर वाली ये, है ना, और इसके नीचे भी इसके साइड में वगैरह करके एक एटम जो है वो 4 ऐसे, और इसके ऊपर 4 और 8 यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन होता है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 8, और एक यूनिट सेल में उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8, प्लस एक सेंटर में एटम है जो पूरा उसी यूनिट सेल से रिलेटेड है, तो एक एटम है और उसका कंट्रीब्यूशन भी 1 है, तो 8 × 1/8 इज़ 1, प्लस 1 × 1 इज़ 1 बराबर 2। तो बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। ओके, अभी एक इन एटम्स को हम क्या मानते हैं, हार्ड स्पेयर, तो हमें एटम्स का ही वॉल्यूम निकालना है कि एटम का वॉल्यूम कितना है, ऊपर रखने की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो अगर इसको हार्ड स्पेयर माने तो स्पेयर का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr³। ओके, अभी हमारे पास टोटल कितने स्पेयर है इस बीसीसी से रिलेटेड, 2, तो ये वॉल्यूम 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। टोटल वॉल्यूम्स कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स की बीसीसी की एक यूनिट सेल में एटम्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, इतना हो जाएगा। अभी हमें आर की वैल्यू ए के टर्म्स में रखनी है, ताकि हम नीचे जो ए फ्रैक्शन, नीचे जो ए आ रहा है वो ऊपर नीचे उसको कट कर पाए, है ना, नहीं तो कैंसिल आउट नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें आर की वैल्यू ए की टर्म्स में रखनी है। तो बीसीसी में हम जानते हैं एक फॉर्मूला आर और ए को रिलेट करने का, मैं आपको फिर से वो डिराइव करके भी बता देती हूँ, आपने पढ़ा भी होगा वो कहीं ना कहीं, कि यहाँ पे एक एटम है, एक सेंटर में एटम है, और एक फिर यहाँ पे एटम है। तो सबसे पहले और यहाँ पे भी एटम है, तो हमें ए और आर के बीच में चाहिए रिलेशन। तो पहले ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। ओके, ये वाला, तो ये कितनी है, ए, और ये भी कितनी है, ए। तो ये वाली जो है, ये पाइथागोरस थ्योरम से कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको अगर x मान ले तो x² बराबर a² प्लस a² बराबर 2a²। तो x² बराबर 2a² है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √2a। तो इसकी वैल्यू कितनी है, √2a। अभी हमें ये पता है और ये पता है, ये कितनी है, ये भी a है, तो हम ये पता कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी अगर एक स्पेयर मान ले देखने के लिए, ओके, ये भी इसको टच करता हुआ होगा, यहाँ पे टच करता दिख नहीं रहा है बट ये इसको टच कर रहा होगा। तो अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये पहला स्पेयर है, इसकी 1r, फिर ये वाला स्पेयर पूरा कैलकुलेट हो रहा है तो इसकी 2r, तो 1 + 2 + 3 और ये 4, तो ये हो गया 4r। तो 4r का स्क्वायर, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं इस वाले ट्रायंगल में, तो 4r² बराबर, अब ये वाली कितनी है, a, तो a² प्लस, और ये वाली कितनी है हमने अभी निकाला 2a², तो 2a², तो 4r² बराबर आ गया 3a²। तो 4r बराबर कितना हो जाएगा, √3a। तो r बराबर कितना हो जाएगा, √3a/4। अभी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, r³ की, तो r³ कितना हो जाएगा,
√3 क्यूब ए क्यूब डिवाइड बाय 4 क्यूब। अब ये वैल्यू सब उसमें रख देते हैं, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम में, तो हमारा फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम कैलकुलेट करता है फाइनली। तो फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम जो है वो हमारा हो जाएगा, सबसे पहले ये वैल्यू रखनी है हमें टोटल एटम्स के वैल्यू वॉल्यूम की, तो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2। तो 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू कितनी है, √3 क्यूब इज़ 3√3 ए क्यूब डिवाइड बाय 4 क्यूब इंटू 2 में था यहाँ पे, है ना, नंबर ऑफ एटम्स को भी मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड बाय यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना था, ए क्यूब। अब ए क्यूब से तो ए क्यूब कैंसिल हो गया, तो अब कितना बचा, 4/3 पाई 3√3 डिवाइड बाय 4 क्यूब इंटू 2। अब यहाँ जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये 4 से एक 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा पाई √3 इंटू 2 डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो 2 को 16 से कैंसिल करेंगे तो कितना बचेगा, 8। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, √3 पाई बाय 8। देखता है ये कहाँ पे मैच कर रहा है, तो √3 पाई बाय 8 फोर्थ आंसर जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बाकी चीज़ें भी कैलकुलेट करके दिखाई है कि नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं, एंड ये रिलेशन भी मैंने आपको डिराइव करके दिखाया है। बट अगर आपको याद है तो आप सीधे अप्लाई कर लो, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर याद नहीं है तो भी बहुत आसानी से आप एग्ज़ाम में भी कैलकुलेट कर सकते हो। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेटेलिक सिल्वर क्रिस्टलाइजेज इन अ फेस सेंटर क्यूबिक लैटाइस स्ट्रक्चर विद अ यूनिट सेल ऑफ लेंथ 40 नैनोमीटर। द फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन एंगल ऑफ एक्सरे बीम फ्रॉम 210 प्लेन ऑफ सिल्वर इज 30 डिग्री। द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे यूज्ड इज क्लोज टू। तो हमें सिंपल ब्रैग्स लॉ पे क्वेश्चन है ये। तो ब्रैग्स लॉ क्या होता है, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा। हमें निकालना क्या है, द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, यानी कि लैम्डा निकालना है, और बाकी सब चीज़ें हम रख सकते हैं। तो पहले फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करते हैं, 2। अब फेस सेंटर क्यूबिक लैटाइस दिया है तो ए डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a√h² + k² + l² साइन थीटा। बस अब तो बहुत सिंपल हो गया है, सारी वैल्यू रखनी है एंड कैलकुलेट करना है। एन की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन यानी कि 1। लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है 2 इंटू ए की वैल्यू हमें दे रखी है यूनिट सेल ऑफ लेंथ 40 नैनोमीटर, तो 40। अभी यूनिट का ध्यान रखना, नैनोमीटर में रख रहे हैं अगर इसको, तो हमारा फाइनल आंसर भी लैम्डा जो है वो नैनोमीटर में आएगा, और हमें नैनोमीटर में ही दे रखा है, तो यूनिट का कोई यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो यूनिट कन्वर्जन कुछ करना ही नहीं है। एच के एल इज़ 210, तो 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर एंड साइन ऑफ 30 डिग्री। तो 1 इंटू लैम्डा इज़ लैम्डा, 2 इंटू 40 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर + 0 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इज़ 4, 1 स्क्वायर इज़ 1, 4 + 1 5 + 0 5 इंटू साइन थीटा, साइन ऑफ 30 डिग्री इज़ 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 40 डिवाइड बाय √5। अभी हमें आंसर दे रखा है, हमें आंसर गेस करना है। ओके, तो मान लो अगर हमारे पास कैलकुलेटर है नहीं और हमें जस्ट गेस करना है, क्योंकि नंबर थोड़े दूर है, ऐसे नहीं है कि बहुत ही करीब है कि 11 एंड देन 12 दे रखा है, 11 एंड देन 18 है, तो काफ़ी दूर नंबर है, तो हम गेस कर सकते हैं। तो √5 की वैल्यू हमें पता नहीं है, बट इसके नियर, जस्ट नियर नंबर हमें पता है 4। तो √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो यहाँ पे हम मान लेते अगर ये √4 होता है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती, √4 इज़ 2 आ जाती, तो ये वैल्यू कितनी हो जाती, 20 हो जाती है ना। लेकिन ये वैल्यू 4 से बड़ी है, तो 4 से बड़ी अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर जो है वो 20 से थोड़ा कम आना चाहिए। तो 20 के नियर होगा बट 20 से थोड़ा कम होगा, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, सेकेंड, 18 नैनोमीटर है ना। 20 के नियर 18 है, और यहाँ पे √4 हमने अज्यूम किया है, बट √4 नहीं है, √5 है, बड़ा नंबर है, तो बड़ा नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो आंसर छोटा आएगा, तो 18 उससे छोटा भी है ना। तो बिना कैलकुलेटर यूज़ किए देखो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो सेकेंड आंसर है वो सही हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अगर आपको कैलकुलेटर दिया हुआ है गेट के एग्ज़ाम में या नेट में भी, तो आप डायरेक्ट रख के कैलकुलेट कर दो एकदम एग्जैक्ट नंबर। लेकिन अगर नहीं भी दिया है तो ऐसे अप्रॉक्सीमेट करके कैलकुलेट कर लो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।